हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट थर्ड विच वाज कंडक्टेड ऑन 20th जनवरी। अगर आप किसी भी कारणवश इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो आप हमारी वेबसाइट से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट इट ऑन द PDF itself and then analyze the test yourself, right? Just to get a bit of an idea about your preparation. Then on the eve of 75th Republic Day, we are offering 15% discount on all our courses. अगर आप Republic 24 कोड यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स पे आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। ऑल्सो हमारा लाइव बैच चल रहा है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का संभव 2.0 एंड इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, जितना कंटेंट हम इसमें कवर कर रहे हैं, chances are very high that if you follow this course diligently, आप prelims clear कर सकते हो। And in case you don't want to go for a full-fledged course, you can always opt for practice questions. तो हमारा कोर्स है परिश्रम, जिसमें हम हर रोज according to a schedule आपको based on a topic एक set number of questions देंगे। You can prepare those questions, the topic of those questions a day prior, और अगले दिन आप सुबह उसे अटेम्प्ट कीजिए। फिर उससे अगले दिन जिसका टेस्ट है उसके क्वेश्चंस का जो कंटेंट है आप उसी दिन प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस तरह से बाय अप्रैल एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस आपका एक बार कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कोर्स जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चाहे हमने इसे प्राइस कम किया है, the quality of the questions is at par with UPSC prelims, ठीक है, क्वालिटी एट पार है। प्राइस कम करने का सिर्फ यही एक रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर पाएँ, बिकॉज इस वन टाइम हमने इसको प्रिपेयर करने की कॉस्ट दी है एंड उसके बाद वी वांट मैक्सिमम पीपल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट? सो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स ऑल्सो। इट इज़ प्राइस्ड एट 999 रुपीज़ ओनली। Now coming to the questions. अब जैसे ये जो पहला क्वेश्चन है ना, दिस इज अ वेरी वर्बोस क्वेश्चन। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में वर्बोस क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। किसी टाइम पे आपका पेपर कंप्लीट हो जाता था टाइम से पहले प्रीलिम्स का, जीएस में प्रीलिम्स का। अभी देखा जाता है कि नहीं हो पाता, कभी कभी किसी का पेपर छूट भी जाता है। उसका रीज़न ये है कि इतने वर्बस क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस नहीं होती। मॉक टेस्ट में हम इतने वर्बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पेपर में आ जाता है तो काफ़ी हमारा जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पे पेपर सॉल्व करने की वो थोड़ी हिल जाती है। खैर, सो बेस्ड ऑन दोज लाइंस और बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ यूपीएससी हमने एक आधे क्वेश्चन वर्बोस भी बनाए हैं। केस इन पॉइंट दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। Central Zoo Authority established in 1992, headquartered in New Delhi, statutory body under the 1991 Amendment to Wildlife Protection Act of 1972. National Biodiversity Authority established in 2003, headquartered in Chennai, statutory body under the BDA 2002, implementing the Convention on Biological Diversity, right? Then third is Wildlife Crime Control Bureau, established in 2006, headquartered in New Delhi, statutory body under the Wildlife Protection Act of 1972, Amendment 2006. And lastly, NTCA, established in 2006, headquartered in New Delhi, statutory body under the Wildlife Protection Act 1972, Amendment Act 2006. तो हर एक बॉडी स्टैट्यूटरी है तो कौन सी एक्ट के तहत है, कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, इन दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन पे ये 4 स्टेटमेंट्स बनी है। आपने अगर ये मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है, आप पॉज करिए वीडियो को और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। पहले इसका जो आंसर है, चारों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करेक्टली मार्क्ड है। सेंट्रल जू अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की बात करते हैं तो सेंट्रल जू अथॉरिटी comes under this, Wildlife Crime Control Bureau comes under this, NTCA comes under these. All of these are statutory bodies which have been made under your Wildlife Protection Act of 1972. और जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है,
ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो स्टेट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो काउंसिल्स हैं, ये सभी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं बीडीए एक्ट ऑफ 2002 के अंडर, जो कि बनाई गई थी, जो एक्ट बनाई गई थी टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ सीबीडी। ठीक है, सो दैट इज दिस। सो वेल, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। The next question है which of the following terms related to carbon are incorrect? पहली है carbon sink, a natural or artificial reservoir that absorbs more carbon than it releases. Carboniferous period, the present period the earth is passing through with widespread emissions of carbon in the atmosphere. Carbon flux, amount of carbon that moves between land, oceans, atmosphere and living things. तो अगेन आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ओनली 2, क्योंकि वो इनकरेक्ट है और आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होकर या जल्दबाजी में आप ये भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज यू माइट फॉरगेट कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो हमेशा रुकिए और देखिए इनकरेक्ट है या करेक्ट है, फिर मार्क कीजिए। अब देखिए, कार्बन सिंक आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अब्सॉर्ब करता है देन इट रिलीजेस। जो सोर्स होता है वो ज्यादा रिलीज करता है ना। जैसे कार्बन सोर्सेज में हमारे पास है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और बर्निंग ऑफ बायोमास, राइट। एंड अगर हम सिंक की बात करें तो हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो बिगेस्ट सिंक है। अगर ये प्लांट्स लैंड पे है तो इस कार्बन को ग्रीन कार्बन कहा जाता है। अगर ये ओशंस में है तो उसे ब्लू कार्बन कहा जाता है। अगर वो वेटलैंड्स में है तो उसे फ्रेश वाटर वेटलैंड्स है तो उसे टील कार्बन कहा जाता है। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है एक एरा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द इंक्रीज्ड एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कंपेयर करें तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 ppm था। नो डाउट दैट हैज रीच्ड 420 ppm राइट नाउ, बट उसे हम कार्बोनिफेरस पीरियड नहीं कहते। देन फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? मूवमेंट, है ना। कार्बन फ्लक्स क्या है? जो कार्बन मूव करता है लैंड में, ओशंस में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। कार्बन साइकिल भी हम इसे कह सकते हैं। तो फ्लक्स इज द मूवमेंट, राइट। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर बी हो जाता है, बिकॉज ओनली 2 स्टेटमेंट इज, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। सो दैट इज देयर। अब इसमें अगर आपको कार्बोनिफेरस पीरियड का एग्जैक्ट टाइम पीरियड जानना है तो 358 टू 298 मिलियन ईयर्स अगो था ये पीरियड, और यहाँ पर ना वाइड स्प्रेड डेपोजिशन ऑफ कार्बन रिच सेडिमेंट्स हुआ विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल बेड। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कार्बोनिफेरस पीरियड। Then, which of the following Ramsar sites have been matched with their states correctly? Now we all know that Ramsar sites is UPSC's favorite, और इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन आ भी सकता है। हमारे देश में 75 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से मैक्सिमम तमिलनाडु में है 14। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि तमिलनाडु के बाद सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट्स कौन सी स्टेट में है, और आपको ना हर एक रामसर साइट का नाम वो कौन सी स्टेट में है एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, इफ़ नॉट मोर, लाइक कि उसका नेचर क्या है, वो मैन मेड रेजर्वॉयर है, वो कोस्टल लगून है, या वो फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर आप जाना चाहते हैं तो नेचर तक आप रुक जाइए, बट अगर आपको सिंपल कुछ भी और नहीं करना तो रामसर साइट का नाम और वो कौन सी स्टेट में है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे रंगनीथु बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु, तंपारा लेक ओडिशा, अंसुपा लेक मध्य प्रदेश, कांजीरांकुलम बर्ड सैंक्चुरी कर्नाटका। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी सही मैच्ड है। अगर आप यहाँ पर सही आंसर मार्क करना चाहते हैं, सो ओनली वन इज करेंटली मैच्ड एंड दैट वन इज योर टंपारा लेक इन ओडिशा। ठीक है, ओनली दैट इज करेक्टली मैच्ड। अंसुपा लेक भी ओडिशा में है। रंगानीथु इज इन कर्नाटका। ठीक है, रंगानीथु इज इन कर्नाटका। टंपारा एंड अंसुपा lake are in Odisha. Ansupa lake is the largest freshwater lake in Odisha and Kanjirakulam bird sanctuary is in Tamil Nadu. ठीक है, सो ये आपको पता होनी चाहिए। देन फिल्टर फीडर पे भी क्वेश्चन आया था, उसमें था फिल्टर फीडर किसको कहते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑयस्टर वाज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ऑयस्टर्स जिसे पर्ल्स निकलते हैं, दैट इज अ फिल्टर फीडर, दैट इज अ बाइवॉल्व मोलस्क। ऐसे उसके 2 वॉल्स होते हैं ना, और बीच में हमारे पास ऑयस्टर होता है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल। हेन,
आपसे पूछा गया है करेक्ट. अ फिल्टर फीडर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय फिल्टरिंग स्मॉल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर ओनली फाउंड इन aquatic environments. Filter feeders often have structures such as gills, cilia, or other filtering mechanisms that allow them to capture small organisms, organic detritus, or other particles suspended in the water. Whale shark is an example of filter feeder. Again, you can mark your answers. So, इसमें all statements are correct except second. अब these organisms are only found in the aquatic environment, ये गलत है क्योंकि आपके पास ना birds भी होती हैं, birds like flamingos. ऑब्वियसली वो इफ अगर ये होता है कि दे आर एसोसिएटेड ओनली एसोसिएटेड विद एक्वेटिक इकोसिस्टम्स तो वो फिर भी सही होता. ठीक है, क्योंकि फ्लेमिंगोस भी फीड तो पानी में ही कर रही हैं. ठीक है, फिल्टर फीडर में ऑब्वियसली आपको फिल्टरेशन तो चाहिए ना, तो वो पानी के थ्रू ही होगी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो पानी लेगा, उसमें से जो उसे चाहिए वो उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड गिव द वाटर बैक. सो ऑब्वियसली एक्वेटिक बॉडी तो चाहिए ही, बट ओनली फाउंड इन द एक्वेटिक एनवायरमेंट्स वो गलत है बिकॉज फ्लेमिंगोस तो आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स में भी मिलती हैं. अगर ये होता दे आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्वेटिक इकोसिस्टम्स तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो जाती. तो फिल्टर फीडर के बारे में आपको पता है दैट ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय फिल्टरिंग स्मॉल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, ये भी सही है. और उनके मैकेनिज्म्स गिल्स, सीलिया और अदर फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स, ये भी सही है. और व्हेल शार्क भी एक एग्जाम्पल है. जैसे ना आपको अगर हम देखें बाइवॉल्व मोलस्क, जैसे ऑयस्टर्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्पॉन्जेस अच्छा एग्जाम्पल है, फ्लेमिंगोज भी फिल्टर फीडर होती हैं बर्ड्स. हमारे जो क्वेश्चन आया था ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर, उसमें पेलिकन्स के बारे में था. पेलिकन्स आर फिश ईटिंग बर्ड्स बट दे आर नॉट फिल्टर फीडर्स, तो वो गलत हो जाता है. पर फ्लेमिंगोज हैं. उसके बाद वेल शार्क. अब वेल शार्क इज इन फिश जो फिल्टर फीडिंग करती है ना, गिल्स होते हैं. अगर आप वेल की बात करो, वेल मैमल है. ठीक है, शार्क की बात करो, शार्क फिश है. और वेल शार्क भी एक फिश है. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है. देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्पॉटेड डेयर. यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अगेन करेक्ट पूछा गया है. It lives in grasslands and forests in India only. It has a prolonged mating seasons and males do not have synchronized antler cycles. It is the state animal of Telangana. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो इसका जो आंसर है दैट इज योर टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, ये गलत है. इट इज फाउंड इन इंडिया एंड श्रीलंका ऑल्सो. उसके बाद ना एक्सिस डियर, एक्सिस भी कहते हैं. अगर इसका आप पूरा नाम देखो ना, एक्सिस इज द जीनस, एक्सिस इज द स्पीशीज. स्पॉटेड डियर, इसको एक्सिस डियर भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो डियर होता है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी इमेज में, यहाँ पर एक लाइन सी होती है वाइट कलर की, उसकी वजह से इसको एक्सिस डियर कहा जाता है. ठीक है, और ना इंडिया में दो स्पीशीज मिलती हैं एक्सिस की. एक एक्सिस हमारा एक्सिस डियर है या फिर जिसको हम स्पॉटेड डियर कहते हैं. ठीक है, और इसका नाम भी एक्सिस है. जो दूसरी स्पीशीज़ है ना एक्सिस स्पीशीज़ में, जो दूसरे जीन मतलब एक्सिस स्पीशीज़ जो एक्सिस जीनस में है, वो है हमारे पास इंडियन हॉग डियर. ठीक है, ये दूसरी स्पीशीज़ है. इंडियन हॉग डियर ना हॉग की तरह भागता है. हॉग इज़ अ पिग. और इंडियन हॉग डियर ना आपको तेराई ग्रासलैंड्स में मिलता है एंड इट इज़ इंडेंजर्ड. जैसे जो एक्सिस है ना, या जो स्पॉटेड डियर है, इसका अगर आप IUCN स्टेटस देखो ना, सबसे अच्छा है, लीस्ट कंसर्न. ठीक है, लेकिन जो हॉग डियर है ना उसका इंडेंजर्ड है. आपको बेसिकली जितने भी डियर्स हैं सबके बारे में पता होना चाहिए. और एक्सिस डियर, एक्सिस स्पॉटेड डियर को हम चीतल भी कहते हैं. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चीतल. इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना. और डियर की खास बात पता है क्या होती है? एंटलर्स अपने जो डियर्स जो अपने एंटलर्स होते हैं, मेल डियर्स अपने एंटलर्स को हर साल शेड करते हैं और मोस्टली कईयों में ना सिंक्रोनाइज्ड होते हैं ये कि सेम टाइम पे शेड करेंगे, इनमें नहीं होते. ठीक है, सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना, वो भी सही है. तो ये आपको ग्रासलैंड्स में भी मिलता है, ये आपको फॉरेस्ट में भी मिलता है. मोस्ट कॉमन डियर स्पीशीज है और दे डोंट हैव सिंक्रोनाइज्ड एंटलर साइकिल्स, राइट. तो वो किसी भी टाइम पे जो फीमेल्स हैं, प्रोलॉन्ग मेटिंग सीजन होता है और किसी भी टाइम पे जो फीमेल्स हैं दे गिव बर्थ टू एनी टाइम. ठीक है, so that is why. And they can also ingest
देयर एंटलर्स एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी होता है कि जो एंटलर्स होते हैं, जैसे डियर को अगर खाने की कमी हो गई तो अपने ही एंटलर्स जो उन्होंने शेड किए होते हैं उसको भी खा लेते हैं, राइट। स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना है एंड IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। तो एक्सिस जिसको हम चीतल भी कहते हैं, जिसे हम स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, बिकॉज वाइट स्पॉट्स होते हैं, काफ़ी वाइड स्प्रेड डियर है, IUCN स्टेटस भी बताता है, लीस्ट कंसर्न। अब एक्सिस स्पीशीज में ही हमारे पास एक इंडियन हॉग डियर भी आता है, विच रन्स लाइक अ हॉग लाइक अ पिग, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज हॉग डियर, और वो आपका जो है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो उसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा आप लगा लीजिए कंसर्निंग है, लेकिन दिस डियर इज वाइड स्प्रेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चंस ऑफ टुडे। आई होप यू हैड अ फ्रूटफुल सेशन एंड जो भी आपका स्कोर है आउट ऑफ 5 ज़रूर कमेंट्स में नीचे बता दीजिएगा। कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।